आज हम लोग को पढ़ना है इतिहास में भारत में डचों का आगमन। तो भारत में डचों के आगमन के बारे में अगर हम लोग पढ़े तो उससे पहले भारत में पुर्तगालियों की आगमन को हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो पुर्तगाली के बाद में भारत में डच आए। तो क्रम से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहले कौन आए बाद में कौन आए, तो हम लोग सीरियल वाइज पढ़ते जाएंगे तो ऐसे पता चल जाएगा। और लास्ट में एक ही बार एक वीडियो में बता देंगे कि पहले कौन से यूरोपीय आए और पहले कौन से यूरोपीय कंपनी आए। तो कंपनी पहले किसकी स्थापित हुई और आए कौन, इसमें बड़ा फर्क होता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले यूरोपीय यात्री आए तो उसमें पुर्तगाल सबसे नंबर 1 पर था, क्योंकि 1498 में भारत की खोज वास्को डी गामा ने जब किया तो उस समय पुर्तगाली ही सबसे पहले आए। और उसके बाद में पुर्तगालियों के बाद में पुर्तगाली चैप्टर को हम लोगों ने बहुत आसानी से पढ़ लिया टोटल। तो अब हम लोग को पढ़ना है भारत में डचों का आगमन। तो भारत में अब डच कंपनी भी आएगी। तो डचों के आने के इतिहास के क्रम में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हम लोग एक बार ध्यान से देख लेते हैं जल्दी से करके। तो उसमें करना क्या है कि भारत में जो डच आए तो डच के बारे में पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं कि डच थे कौन और डच भारत आए तो ये क्यों आए। तो सबसे पहले हुआ क्या कि डच जो है वो आधुनिक नीदरलैंड को कहा जाता है। आधुनिक नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता था पहले, और नीदरलैंड या हॉलैंड। और नीदरलैंड के बारे में जान ले तो नीदरलैंड एक तो देश है। तो बेनिलक्स कंट्री जो है उसमें एक नीदरलैंड आता है। बेनिलक्स में बेल्जियम, नीदरलैंड और एक लग्जमबर्ग आता है देश, उसमें नीदरलैंड है। तो नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। और वहाँ एक बहुत अच्छा बंदरगाह है। तो रॉटरडम बंदरगाह यूरोप का सबसे अच्छा बंदरगाह माना जाता है, प्रमुख बंदरगाह है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जब यूरोपीय में पुर्तगाली आए भारत, तो पुर्तगालियों ने भारत से व्यापार करना शुरू कर दिया। यहाँ से मसाले, जड़ी बूटी और अनेक सामान को लेकर जा रहे थे। तो यूरोप के बाजारों में वे 60 गुना मुनाफा कमाते थे। तो क्या होता था कि पुर्तगाल की राजधानी जो लिस्बन है, तो लिस्बन से ये लोग जो नीदरलैंड वासी थे, डच थे, तो लिस्बन से ये लोग सामान को खरीदते थे और इंग्लिश चैनल को पार करके अपने देश की बंदरगाह रॉटरडम पर ले जाते थे। और रॉटरडम ले जाने के बाद ये क्या करते थे, राइन नदी के माध्यम से, अगर मैप होता तो जिन लोगों के पास एटलस होगा वे एटलस में देख लेंगे कि नीदरलैंड कहाँ है और फिर पुर्तगाल कहाँ है। और पुर्तगाल की राजधानी जो है लिस्बन, वहाँ से ये लोग सामान को खरीदते थे इंग्लिश चैनल को पार करते हुए और अपने देश की बंदरगाह रॉटरडम तक ले जाते थे। और रॉटरडम ले जाने के बाद राइन नदी की सहायता से यूरोप में पूरे देश को ये लोग माल को सप्लाई करते थे। यही इन लोगों का प्रोसेस था। तो हुआ क्या कि ये लोग जब व्यापार कर रहे थे तो पुर्तगाल से, तो पुर्तगाल वाले मुनाफा कमा कर ही तो देते थे सामान को। अगर एक आदमी क्या होता ऐसे, अगर होलसेल दुकान को अपनी तरफ से अगर देख लिया जाए तो यहाँ कंपनी में अगर कोई सामान बना, ये कंपनी हुई और कंपनी में अगर सामान बना ये किसी को बेचेगा तो इससे मुनाफा कंपनी वाला लेगा। ये किसी को अगर इसको बेचेगा तो इससे मुनाफा ये लेगा। तो पुर्तगाल वाले भी अपने 60 गुना मुनाफा लेकर डचों को देते थे सामान। जब डच वाले लेकर जाते थे तो यूरोप में उसका दाम और कीमत बढ़ जाता था, फिर भी डच लोग व्यापार करते थे। इसी तरह से व्यापार चलता था। वे लोग इंग्लिश चैनल को पार करके रॉटरडम बंदरगाह तक लाते थे और राइन नदी के माध्यम से पूरे यूरोप में व्यापार करते थे। धीरे धीरे कुछ यूँ हुआ कि जब व्यापार बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते जब व्यापार इतना हद तक पहुंच गया कि ये डच कंपनी क्या हो गई, अब धीरे धीरे मतलब डचों की पास क्या हो गए, पूंजी इकट्ठा होने लगा। जब इन लोगों के पास पैसे ज़्यादा हो गए तो इन लोगों ने क्या किया, अपने देश की नौसेना को, नेवी को बहुत मजबूत किया। और फिर उसके बाद में क्या किया, ये लोग अच्छे अच्छे जहाज़ों को बनाना शुरू किए, नाविक को मतलब कि शुरू किए। तो पनडुब्बी जहाज़ों को बनाना शुरू किया। बहुत अच्छे अच्छे जहाज़ जब बना लिए तो इन लोगों ने ये सोचा कि अब हम लोग भी भारत जैसे देशों से, मतलब पूर्वी देशों से व्यापार करेंगे। तो हुआ क्या कि 1559 ईस्वी के करीब, 1595 नहीं 1595 ईस्वी के करीब
ये हुआ कार्नेलिस दे हस्तमान नामक एक डच यात्री था। वो पहला यात्री था जो इंडोनेशिया आया, और इंडोनेशिया उस समय मसालों के द्वीप के नाम से जाना जाता था। क्योंकि जो पुर्तगाली थे वो भारत से व्यापार कर रहे थे, तो डचों ने सोचा कि भारत को छोड़कर और हम लोग इंडोनेशिया की तरफ जाए। लेकिन इंडोनेशिया में मलक्का पर भी इन लोगों का अधिकार था, मलक्का तक, हरमुज, इन सभी जगहों पर डचों पुर्तगालियों का अधिकार था। तो डच वाले क्या करते, तो डच वाले फिर भी इंडोनेशिया गए, और इंडोनेशिया जब गए तो 1602 ईस्वी के करीब में इन लोगों की पुर्तगालियों से युद्ध हो गया। तो इतनी चीज़ें और इसके अब आगे की चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, तो मैं लिख लिख के बता दे रहा हूँ। तो हम लोग को आज पढ़ना क्या है कि भारत में नहीं, डचों का आगमन। ये डच पढ़ लेते हैं, डच कंपनी, डचों का आगमन। अगर डचों की आगमन के बारे में पढ़ ले तो ये डच कौन थे, तो डच हॉलैंड, हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी से। नीदरलैंड के ये लोग निवासी थे। जब ये लोग नीदरलैंड के निवासी थे तो नीदरलैंड के बारे में जान, नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है, एम्स्टर्डम। राजधानी कहाँ है, एम्स्टर्डम। राजधानी भी याद करना है क्योंकि एग्जाम में राजधानी भी पूछ लेता है। तो एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है, एम्स्टर्डम राजधानी है। और नीदरलैंड का प्रमुख बंदरगाह क्या है, बंदरगाह जो होता है वो क्या है, सी पोर्ट। तो बंदरगाह है रॉटरडम, रॉटरडम बंदरगाह है। ये दोनों एक ही जैसा लग रहा होगा, लेकिन रॉटरडम बंदरगाह है, एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है नीदरलैंड की। अच्छा, नीदरलैंड के बारे में और जान ले, ये बेनेलक्स कंट्री का एक सदस्य है। तो बेनेलक्स में बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग आता है ये। और इसके बाद में फूलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन नीदरलैंड में होता है। नीदरलैंड के निवासी जो है ये बहुत ही मेहनती है। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों के पास जब ज़मीन की कमी पड़ गई, मतलब पॉपुलेशन बढ़ते गया और ज़मीन की कमी पड़ गई, तो इन लोगों ने क्या किया कि समुद्र को धकेल कर और ज़मीन को बनाया। मतलब कि ये लोग क्या किए कि अगर यहाँ तक, अगर एक ऐसे डच, अगर नीदरलैंड है ये और यहाँ तक अगर समुद्र है तो इतना ज़मीन बचा। अगर तो इन लोगों ने क्या किया, इस जमीन को पाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, यहाँ तक अगर अंदर में ऐसे आके यहाँ तक एक बहुत बड़ी दीवार बना दी समुद्र में ऐसे करके। और जब दीवार ये बन गई तो इधर पंपिंग से पानी को इधर कर दिया, और ये जमीन फिर इन लोगों के कब्जे में आ गई। तो इस जमीन प्राप्ति के लिए नीदरलैंड वालों ने क्या किया, समुद्र को, महासागर को धकेल दिया है। ये लोग बहुत मेहनती हैं। अच्छा, इसके बाद में इतनी चीज़ें तो जान गए, तो हुआ क्या कि 1500, मतलब नीदरलैंड वाले पहले क्या करते थे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से ये लोग सामान को खरीदते थे, ये लोग वस्तुओं को खरीदते थे, और क्या करते थे, वस्तु को खरीदने के बाद में इंग्लिश चैनल से के रास्ते, इंग्लिश चैनल से होते हुए रॉटरडम बंदरगाह तक ले जाते थे। बंदरगाह तक ले जाते थे
उसके बाद क्या करते थे, रॉटरडम बंदरगाह से राइन नदी के माध्यम से, राइन नदी के माध्यम से पूरे यूरोप में क्या करते थे, माल को बेचते थे। ये माल ओ वाली माल नहीं है, ये माल है, ये वस्तु। बहुत प्रकार का माल होता है लेकिन ये वस्तु है ना, तो ये क्या करते हैं, सामान को बेचते थे। अच्छा, माल से अच्छा है कि सामान ही लिख देते हैं। फिर क्या हुआ, ये सामान को बेचते हुए फिर अमीर हो गए धीरे धीरे, इन लोगों के पास पैसे आने लगे। तो फिर ये लोग क्या किए कि पैसे हो जाने के बाद इन लोगों ने क्या किया, अपनी सेना को, नौसैनिकों को मजबूत किया, नौसैनिक मजबूत की, और जहाज बनाए, पानी की जहाज बनाए। और जब ये जहाज बनाए तो फिर क्या हुआ कि अब ये लोग संपन्न हो गए। फिर उसके बाद में एक कार्नेलिस दे हस्तमान नामक यात्री था। तो 1595 में क्या हुआ, कार्नेलिस दे हस्तमान, कार्नेलिस दे हस्तमान, कार्नेलिस दे हस्तमान, इसे हाउटमैन के नाम से जानते थे, हाउटमैन के नाम से जानते थे, हाउटमैन के नाम से जानते थे। तो कार्नेलिस दे हस्तमान 1595 में कहाँ आया, इंडोनेशिया आया। आने वाला पहला डच था। पहला डच था। जब ये आया इंडोनेशिया पर, तो इंडोनेशिया उस समय क्या था, तो इंडोनेशिया को उस समय मसालों के द्वीप के नाम से जानते थे, मसालों के द्वीप के नाम से जानते थे। ये इंडोनेशिया आया, फिर धीरे धीरे व्यापार होने लगा। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि 65 लाख गिल्डर के साथ, 65 लाख गिल्डर, यहाँ पर गिल्डर चलता है जैसे इंग्लैंड में पौंड चलता था। तो इतने पौंड से एक कंपनी बनाई गई, तो इतने गिल्डर से एक कंपनी बनाई गई। तो 65 लाख गिल्डर से, लगभग 65 लाख गिल्डर से डचों ने एक कंपनी बनाई, एक कंपनी स्थापित की। कंपनी स्थापित की और इस कंपनी का नाम था वेरिंगते ओस्ट इंडीज। वेरिंगते ओस्ट इंडीज। तो कंपनी स्थापित की वेरिंगते ओस्ट इंडीज, जिसे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया ऑफ नीदरलैंड के नाम से जानते थे। तो ये कंपनी क्या थी, 65 लाख गिल्डर से डचों ने स्थापित की, जिसे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया ऑफ नीदरलैंड के नाम से जाना जाता था। तो डचों की कंपनी का क्या नाम था, वेरिंगते ओस्ट इंडस्ट्री। इतनी चीजें समझ में आ रही होगी। फिर इसके बाद में क्या हुआ, ये कंपनी के बारे में जान ले तो कंपनी बहुत ही अच्छी थी। यूरोपीय जितने कंपनियां आए
सारे कंपनियों में सबसे अच्छी कंपनी यही मानी जाती थी, डचों की कंपनी सबसे अच्छी मानी जाती थी। तो इन लोगों ने क्या किया, यह कंपनी अच्छा, इस कंपनी में प्राइवेट शेयर धारक भी थे। तो ये कंपनी क्या करती थी, कंपनी सर्वाधिक लगभग 200 वर्षों तक 200 वर्षों तक मुनाफा दी। और क्या हुआ कि यह कंपनी अगर 200 वर्षों तक मुनाफा दी सर्वाधिक, तो उसके बाद में क्या हुआ, ये प्राइवेट शेयर धारकों को यह अपने प्राइवेट शेयर धारकों को, जो भी प्राइवेट शेयर धारक थे, तो निजी शेयर धारकों को निजी शेयर धारकों को निजी जो शेयर धारक थे, तो निजी शेयर धारकों को लगभग 18% तक मुनाफा देती थी। सारी कंपनी इससे कम ही देते थे। तो ये कंपनी, उसके शेयर धारक बहुत ही खुश रहते थे कंपनी से, क्योंकि ये 18% तक मुनाफा देती थी, सर्वाधिक मुनाफा देने वाली ये कंपनी थी। फिर इसके बाद में कंपनी की बात तो हो गई, फिर उसके बाद में 1802 के करीब में ये कंपनी बना था। मतलब 1802 मैं बोल रहा हूँ, 1502 के करीब में ये कंपनी बना था। तो 1502 नहीं, 1602 के करीब में ये कंपनी जब बनी थी, 1602 में, मैं कहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती थी, या 1602 में बनी थी। इसके बाद में क्या हुआ, ये लोग 1602 में आए थे। 1602 में जब आए थे, तो क्या हुआ कि इन लोग 1602 ईस्वी में इंडोनेशिया गए जब, क्योंकि ये भारत नहीं आ पाए थे शुरुआत में, तो इंडोनेशिया जब गए, कंपनी तो बन चुकी है 1602 में, तो इंडोनेशिया गए, और पुर्तगाली जब इंडोनेशिया में गए, तो वहाँ पुर्तगालियों से युद्ध हो गया। इंडोनेशिया में पुर्तगाली से युद्ध हो गया। जब पुर्तगालियों से युद्ध हुआ, तो क्या हुआ, वहाँ के वांटम द्वीप पर पुर्तगालियों से छीन गया, और ये क्या डचों के अधिकार क्षेत्र में आ गया। तो पुर्तगालियों से युद्ध हुआ, और इसमें क्या हुआ, पुर्तगाली बेचारे हार गए, ये हार गए, और डचों का इंडोनेशिया के वांटम द्वीप पर, याद करना है, वांटम द्वीप पर कब्जा हो गया। जब वांटम द्वीप पर इन लोगों का कब्जा हो गया, वांटम द्वीप पर इनका क्या हुआ, कब्जा हो गया, पुर्तगाली हार गए, तो डचों का वांटम द्वीप पर कब्जा हो गया। वांटम द्वीप कहाँ है, इंडोनेशिया में। फिर क्या हुआ कि 1605 ईस्वी के करीब, जब अकबर भाई साहब खत्म हुए, तो 1605 ईस्वी के करीब में, 1605 में ये डच क्या किए, इंडोनेशिया के ही के वांटम द्वीप पर कब्जा, वांटम द्वीप के बाद में अम्बायान द्वीप पर कब्जा कर लिया, अम्बायान द्वीप पर कब्जा कर लिए। अच्छा, जब ये कब्जा कर लिए, तो अब क्या हुआ कि 1605 ईस्वी में ही ये डच जो थे, 1605 में डच भारत के मसूलीपट्टनम
पहली कोठी स्थापित की, कोठी स्थापित की। डचों ने भारत में भी अपनी कोठी स्थापित कर ली 1605 में। 1605 में मसूलीपट्टनम में पहली कोठी स्थापित की। और पुर्तगालियों ने पहली कोठी स्थापित की तो वो कहाँ था? वो कोचीन में था। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि डचों की पहली कोठी कहाँ थी, अंग्रेजों की पहली कोठी कहाँ थी, पुर्तगालियों की पहली कोठी कहाँ थी। तो इसको याद रखना कि 1605 में भारत में मसूलीपट्टनम में डचों ने पहली कोठी को स्थापित कर लिया। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि 1602 में इंडोनेशिया में तो अधिकार कर लिया, और 1605 के इंडोनेशिया के अम्बायान द्वीप पर, और इसमें वांटम द्वीप पर कब्जा कर लिया। तो अब डच क्या हुए? डच धीरे धीरे होने लगे मजबूत। अब डचों से और पुर्तगालियों से युद्ध होने लगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि 1613 ईस्वी के करीब में 1613 ईस्वी के करीब में क्या हुआ कि इंडोनेशिया के जकार्ता पर डचों ने अधिकार कर लिया। इंडोनेशिया के जकार्ता पर अधिकार कर लिया 1605 के बाद में। 1613 में डचों ने जकार्ता पर अधिकार कर लिया। जकार्ता पर जब अधिकार कर लिया 1613 में, तो वहां के खंडहरों पर क्या था? जकार्ता में उस समय, अभी तो जकार्ता विकसित हो गया है, उस समय जकार्ता क्या था? जकार्ता एक खंडहर के रूप में था। तो क्या हुआ कि वहां खंडहर टाइप पे था, तो वहां खंडहरों पर इन्होंने एक शहर बसाया जिसका नाम था वीटेविया शहर बसाया। वेटेविया शहर बसाया। अब वेटेविया शहर जो बसाया इंडोनेशिया में जकार्ता द्वीप पर, तो वेटेविया से क्या होता था? बसाया जहां से डचों की सभी नियंत्रण होते थे, सभी व्यापारिक और राजनीतिक नियंत्रण होते थे। मतलब जितनी भी अब व्यापार कंपनी करेगी या कुछ भी कंपनी करेगी तो नियंत्रण होते थे। तो उस पे क्या होगा? वेटेविया से ही देखा जाएगा। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में ये हुआ था कि जो डचों का कंपनी था वेरिंगते ओस्ट इंड से, तो वहाँ की डच सरकार ने तो कंपनी को 21 वर्षों तक वहाँ की डच सरकार सैनिक प्लस में संधियां और प्लस में जो भी अधिकार थे, अधिकार प्रदान किया। मतलब सरकार का पूर्ण रूप से इस पर क्या था? इसके संचालन में हाथ था कि मतलब सरकार वहां की क्या कर रही थी? इनको पूरी तरह से सहायता कर रही थी डचों को कि मतलब कंपनी को अच्छा से एकदम से चलाया जाए, तो प्रदान किया। इसके बाद में 1813 के बाद में जब ये हुआ कि डचों ने जकार्ता पर अधिकार कर लिया, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी अभी भी है, तो जकार्ता पहले खंडहर हुआ करता था, तो खंडहरों पर वेटेविया शहर को बसाया, वीटेविया शहर को बसाया। इसके बाद में ये हुआ कि अच्छा,
जकार्ता जो है आसियान का मुख्यालय भी है, आसियान कंट्री होता है जो आसियान है, सार्क है इसमें। तो वे सभी चीज़ें एक अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद में क्या हुआ, डचों ने क्या किया कि 1641 ईस्वी के करीब में, जैसे 1511 ईस्वी में क्या हुआ, पुर्तगालियों ने मलक्का पर अधिकार कर लिया था। 1511 में पुर्तगालियों ने, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है कि 1511 में पुर्तगालियों ने मलक्का पर अधिकार कर लिया। तो लगभग 130 वर्षों के बाद 1641 में डचों ने क्या किया, डचों ने मलक्का जीत लिए। अब मलक्का पर भी क्या हुआ, डचों का अधिकार हो गया। फिर क्या हुआ, 1658 के करीब में, 1658 में डचों ने क्या किया, 1658 में इन्होंने क्या किया कि मलक्का पर तो अधिकार हो गया। फिर क्या हुआ, इंडोनेशिया पर लगभग पूरा अधिकार हो गया। फिर 1658 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, सीलोन किसको बोला जाता है, तो सीलोन उस समय श्रीलंका को बोला जाता है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे है अभी। तो सीलोन पर अधिकार कर लिया, ये लोग क्या किए, कब्जा कर लिए। कितने तेजी से ये लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, डच कंपनी। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि इतनी चीजें तो हुई, तो इतनी चीजें अभी समझ में आ रही होगी अच्छा से। तो सीलोन पर अधिकार कर लिया। जैसे पूछता है कि ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सीलोन क्या था, तो श्रीलंका को पहले सीलोन बोला जाता था। जैसे बोले कि कामरूप कौन सा जगह का नाम था, तो असम के क्षेत्र को पहले कामरूप बोला जाता था। तो पुराने नाम भी याद करना जरूरी होता है। अच्छा, इतना अधिकार तो हो गया। तो अब डचों के बारे में हम लोग, डचों के अधिकार क्षेत्र के बारे में अगर पूछ लेता कि डचों की अधिकार क्षेत्र कहाँ था, तो भारत में तो अभी हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो पहले, सबसे पहले इंडोनेशिया पूरा लगभग, और फिर उसके बाद में मलक्का, श्रीलंका, इन सभी जगहों पर डचों का अधिकार हुआ था। और डच कंपनी जो थी सर्वाधिक मुनाफा देने वाली कंपनी थी। इस कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि सर्वाधिक मुनाफा कौन सी कंपनी देती थी। सर्वाधिक मुनाफा डच कंपनी देती थी। अपने शेयर धारकों को लगभग 18% तक ये कंपनी क्या करती थी, मुनाफा देती थी। तो इतनी बातें समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद में हम लोग अगले वीडियो में बाकी जो चीज़ें भी, इतना लिखा गया है तो बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ हार्ड है, इसमें बहुत कुछ याद होने वाला नहीं है। बस एक बार दो बार देख लेने से याद हो जाएगा। 2 बार वीडियो देख लेने से, ऐसे क्या करना है, कान में हेडफोन लगाना है और उसके बाद में वीडियो को ऑन करके बस केवल सुनना है। कहानी जैसा तो है, कहानी जैसे सुनने से याद हो जाता है, 2-3 बार सुनने से एकदम से याद हो जाएगा। फिर इसके बाद भारत में डचों का कहाँ कहाँ नियंत्रण था और डचों का व्यापार भारत में क्या क्या था, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अधिकार क्षेत्र के बारे में अब तो बताना कुछ है नहीं कि इन लोगों का अधिकार कहाँ था, जो भी था बस इतना ही है। बस कुछ ही पॉइंट तो है, हद से ज़्यादा 7-8 पॉइंट है। बस डच कंपनी समाप्त। हाँ, डचों की जो कंपनी थी वेलिंगटन ओस्ट इंड से, इसको याद कर लेना। और बाकी जो था, बाकी तो बस इतना ही है। बाकी इसमें कुछ है नहीं, पढ़ाई में कुछ करना नहीं है। सभी टॉपिक से 2-4 पॉइंट ऐसे आते हैं जो याद कर लेना जरूरी है और इतना ही पढ़ना है। बाकी तो बहुत कुछ हुआ, डचों ने क्या क्या किया, क्या नहीं किया। हाँ, डचों की जो थे वो नीदरलैंड के निवासी थे या हॉलैंड के निवासी थे, ये सभी पूछ लेता है। तो कब कंपनी आई, पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, मसूलीपट्टनम में कब की, इन सभी चीज़ों के बारे में। अब बाकी चीज़ें जो छूट गई वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इतना ही। और बाकी वीडियो इससे पहले वाले वीडियो को सभी प्लेलिस्ट में है, तो उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और फिर इसके आगे जो डच की भारत में जो भी व्यापार होंगे वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।